हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे लिए आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 80 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर जाकर आपने वीडियोस वो ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग के जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपीयू द्वारा वो 20 पूछे जाते हैं। इनमें थोड़े क्वेश्चंस मैथ के भी होते हैं और रीजनिंग के भी होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग के। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टॉपिक है रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, एचपी द्वारा ये पूछा जाता है। तो बात करते हैं अल्फ़ाबेट वाले के क्वेश्चन में होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर लिपि की एक वर्णमाला होती है, लेकिन सामान्य बुद्धि के अंतर्गत और रोमन लिपि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे वर्णमाला से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला का अल्फ़ाबेट का जो क्रम होता है, सीरियल होता है, वो आपने याद रखना। जैसे ABCDEF GHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। तो इनका जो आपको क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पे आता है। जैसे ए जो है वो फर्स्ट पे आता है, बी टू पे सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, जेड जो है वो 26 पे आता है। तो ये आपको पहले तो एक क्रम, सीरियल नंबर उनका पता होना चाहिए। सीरियल पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स का, कि जैसे एन जो है वो किस नंबर पे आता है, 14 पे आता है, U 21 पे आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए के दाएं दाएं तरफ, ए के दाएं तरफ तीसरे नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो ए के दाएं तरफ आपको पता है तीसरे नंबर पे जो होगा वो आपका डी होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जहाँ से हम लिखना आरंभ करते हैं वे हमारे बाएं, और जहाँ अंत करते हैं वे हमारे दाएं होता है। जैसे मान लो मैं नाम लिखता हूँ किसी का। मान लो मैंने नाम लिख दिया मैथ का, ठीक है, मैथ का। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एम से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं बाएं से दाएं की तरफ लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, मैथ लिख दिया। तो मैंने बाएं से स्टार्ट किया था और दाएं पे मैंने ख़त्म किया। तो जहाँ से हम लिखना आरंभ करते हैं और वे हमारे बाएं, और जहाँ अंत करते हैं वे हमारे दाएं होता है। अर्थात ए हमारे बाएं और जेड हमारे दाएं और होता है। तो ए से मैंने स्टार्ट किया और जेड जो है होगा वो मेरे दाएं तरफ होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि डी के डी के बाएं, अब बात कर रहा हूँ मैं डी के बाएं। अब डी के बाएं में तीसरे नंबर पर जो अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा होगा। तो आपको पता है डी के बाएं और तीसरे नंबर पे जो अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा होगा। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ ABCD, पता है आपको, बाएं से दाएं की तरफ ABCD मैंने लिख दिया, ठीक है, EFGH लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि डी के बाएं ओर तीसरे नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो बाएं ओर आपको पता है जहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया था वो बाएं तरफ था, लेफ्ट हैंड साइड था। तो बाएं तरफ तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, 1 2 3। तो ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट से। तो आपने याद क्या रखना है, आपको सबसे पहले तो इन अल्फ़ाबेट का जो क्रम होगा वो पता होना चाहिए। जैसे ABCD इनका, कि ए किस नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है, जेड 26 पे आता है। तो आपने ये एक सीरियल नंबर जो है, क्रम जो है वो याद रखना है। टोटल अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से वन या टू क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी देख सकते हो, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ही गए होंगे। तो यहाँ से एक या दो मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वर्ड व्यवस्थीकरण के बारे में, यानी कि शब्द व्यवस्थीकरण के बारे में, कि शब्द को किस क्रम में सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो शब्द व्यवस्थीकरण का जो मतलब होता है वो शब्दों को क्रम में सजाना,
जैसे एक शब्द के क्रम को दो प्रकार सजाया जा सकता है, पहला वर्णमाला के अनुसार और दूसरा शब्दकोश के अनुसार और दूसरा शब्द के सार्थक क्रम के अनुसार। तो ये आपने याद रखना है। जो वर्ड को, वो शब्द को हम व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थीकरण करते हैं, उनको सजाते हैं, वो टू टाइप से हम सजा सकते हैं। जैसे पहला वर्णमाला के अनुसार या शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार। जैसे डिक्शनरी में आपने वर्ड देखे होंगे, वो कैसे अरेंज किए होते हैं। और दूसरे होते हैं सार्थक क्रम के अनुसार। तो यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो एक तो आपका शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार उनको सजाया जाता है, दूसरा होता है उनके सार्थक क्रम के अनुसार, शब्दों के सार्थक क्रम के अनुसार। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लो मेरे को दिए हैं कोई 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं। मान लो मेरे पास दिया है, एक दिया है एडमिट, इसको आपने ध्यान से समझना है। एक वर्ड दिया है एडमिट, ठीक है। दूसरा दिया है मेरे पास अरेंज, ठीक है, अरेंज दिया है। तीसरा मेरे पास दिया है, मान लो एडमिन, ठीक है, क्या दिया है, एडमिन दिया है। और जो चौथा जो दिया है वो मेरे पास दिया है एक्स, ठीक है। ये शब्द दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में बोला होता है कि इनको आपने अरेंज करना है। अब अरेंज हमने पता है कि अरेंज इनको हम या फिर इनके डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार इनको अरेंज कर सकते हैं या शब्दों के सार्थक क्रम अनुसार। तो अब इनको हम बात करेंगे डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश के अनुसार इनको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि डिक्शनरी शब्दकोश में कौन सा वर्ड जो है वो पहले आता है। तो जैसे यहाँ पे जो है, एक है एडमिट है, एक है अरेंज है, एक है एडमिन और एक है आपका एक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, वो एडमिन आएगा, ठीक है, ADMIN, ये वर्ड जो है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा एडमिट। अब आपने ध्यान देना कि एडमिन कैसे पहले आया। तो ADMI जो फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट जो है वो सेम है, यहाँ पर भी एडमिट में भी, एडमिट में भी। लास्ट का जो वर्ड है वो अल्फ़ाबेट है, वो यहाँ पे N है और यहाँ पर T है। तो आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है वो कौन सा आता है, वो N आता है, T बाद में आता है। तो पहले कौन सा आएगा, एडमिन आएगा, उसके बाद एडमिट आएगा, उसके बाद आएगा आपका अरेंज, ठीक है। क्योंकि पहले अल्फ़ाबेट दोनों के सेम हैं। अब डी पहले ए सेम है, दूसरे भी डी सेम है, डी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, आर आएगा, अरेंज आएगा, और लास्ट में कौन सा आएगा, आपका एक्स आएगा, यानी कि कुल्हाड़ी जिसे कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये तो आ गया आपका वर्ड को, शब्दों को उनके शब्दकोश के अनुसार सजाना। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है एग्जाम्पल में कि निम्नलिखित शब्दों को यदि वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा जो है वो तीसरे स्थान पर आएगा, जैसे सिलेक्ट, सेल्डम, सैंड और सेल्फिश। तो इनको जो है वो शब्दों की वर्णमाला के अनुसार सजाने पर तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो जो सेल्डम है वो सबसे पहले आ जाएगा, आ गया। उसके बाद जो आएगा वो सिलेक्ट आएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे पे शेलफिश आएगा, ये आपने याद रखना है। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, शेलफिश आएगा। चौथे पे कौन सा आएगा, सैंड आएगा। अब आपको पता है फर्स्ट जो है वो सेल्डम है और दूसरा कौन सा आएगा, वो सिलेक्ट आएगा। अब इन तीनों में, इन दोनों वर्ड में जो तीनों अल्फ़ाबेट है फर्स्ट वो सेम है, SEL। अगला है यहाँ पे D है, यहाँ पे E है। तो अब अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है, D आता है, तो डी वाला, ये वाला तो पहले आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट और शेलफिश में देखना है, यहाँ भी तीनों वर्ड सेम है। सिलेक्ट में E आ रहा है और इसमें F आ रहा है, तो E अल्फ़ाबेट में पहले आता है 5वें नंबर पर, तो E वाला पहले आ जाएगा, सेल्फिश बाद में आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा बच सैंड बच जाएगा। तो तीसरे स्थान पर जो आएगा वो आपका कौन सा होगा, वो शेलफिश होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर D होगा। तो ये आपने तो समझ लिया होगा कि शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार कैसे सजाते हैं वर्ड को। अब बात करते हैं कि 4 शब्दों का कौन सा समूह है, वो कौन सा संख्या क्रम लघु से दीर्घ का क्रम प्रदर्शित करता है, यानी कि अर्थ के अनुसार शब्दों को कैसे अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑप्शन में झोंपड़ी, दूसरे में फ्लैट, तीसरे में हवेली और चौथे में मकान। तो ठीक है, अब आपने देखना है इन चारों वर्ड्स को अपने अरेंज करना है, जिससे एक सिस्टमेटिक उसमें करना है, अपने अरेंज करना है। पहले तो हमने डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार वर्ड्स को अरेंज करना सीख लिया।
अब इसमें इनको कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले आपने दिया देखा है झोंपड़ी दी है, फ्लैट दिया है, हवेली दी है, तो मकान दिया। तो सबसे पहले कौन सा जो शब्द है वो आएगा, तो सबसे पहले झोंपड़ी आएगा, आपको पता है झोंपड़ी आएगा। झोंपड़ी के बाद कौन सा वर्ड आएगा, झोंपड़ी के बाद जो आएगा आपका वर्ड वो फ्लैट आएगा। फ्लैट के बाद क्या आएगा, मकान आएगा, और मकान के बाद सबसे बड़ी हवेली आएगा। सबसे छोटा आपको पता है झोंपड़ी है, जैसे उसके बाद फ्लैट आएगा, फ्लैट का नंबर आएगा, उसके बाद मकान का, और हवेली जो है वो सबसे बड़ा है, तो ये लास्ट ऑप्शन में आएगा, सबसे लास्ट क्रम में आएगा। तो ये आपने समझ लिया कि वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रीजनिंग के बाकी टॉपिक हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अब हम सिलेक्टिव टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार HPU द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे HPU BEd एंट्रेंस के, वहाँ भी देख सकते हो कि इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है 101% एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं हर बार। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में HPU द्वारा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि द वे मिनट इज़ टू हावर एंड पैसा इज़ टू, जैसे मिनट का जो संबंध है वो घंटे से है, और वैसे कि पैसे का जो संबंध है वो किससे है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 2017 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग के, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मिनट का जो संबंध है वो घंटे से है, वैसे ही पैसे का संबंध किससे होगा, तो पैसे का संबंध आपको पता है रुपये से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मिनट का जो संबंध है वो हावर से है, और पैसे का जो संबंध होगा वो रुपये से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है कि किस माह में सबसे कम व्याख्यान दिए जाते हैं, ड्यूरिंग विच मंथ आर द लोएस्ट लेक्चर्स गिवन। तो किस महीने में सबसे कम व्याख्यान दिए जाते हैं, सबसे कम लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो आपको पता है फरवरी के महीने में सबसे कम लेक्चर दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। लीप ईयर में इसमें 29 दिन होते हैं, ये आपको पता है। तो सबसे कम जो लेक्चर्स दिए जाते हैं वो सबसे कम व्याख्यान जो हैं वो किस महीने में दिए जाते हैं, वो फरवरी के महीने में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, सितंबर में भी 30 दिन होते हैं। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो सबसे कम जो व्याख्यान है, लेक्चर्स जो हैं वो फरवरी के महीने में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द करेक्टरिस्टिक्स। तो निम्न में से कौन सा अन्य से अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग है। तो कौन आपने बताना है कि इन चारों ऑप्शन में अपनी विशेषताओं के आधार पर, करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सब इन तीनों से अलग है। तो आपको पता है लोहा जो है, आयरन जो है वो इन तीनों से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है, हीलियम भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। आयरन जो है वो आयरन क्या है, एक मेटल है, ये आपको पता है। तो मेटल जो आयरन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि अपने करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर इन तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आयरन एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जीके में पूछ सकते हैं कि जब लोहे को जंग लगता है, जो है लोहे को रस्ट लगता है, तो उसका जो वेट होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होगा जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो इनक्रीज होता है, बढ़ जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि यदि 7 पुस्तकों की कीमत 84 रुपये है तो 14 पुस्तकों की कीमत कितनी होगी। तो 7 पुस्तकें जो है वो 84 रुपये की आ रही हैं, तो 14 पुस्तकें कितने रुपये की आएंगी। तो 7 पुस्तकें जो है वो 84 रुपये की हैं। एक एक बुक जो होगी वो कितने रुपीज़ की होगी, पता है आपको। एक बुक जो होगी वो 84 भाग करेंगे 7 से, तो 12, एक किताब की जो मूल्य है वो 12 रुपये है। 14 पुस्तकों का जो कीमत होगी वो कितनी होगी, वो 14 को आप 12 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 28 आ गया, और 14 और 16। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 168 रुपये की 14 पुस्तकें आएंगी। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बोला गया कि एक बस 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है, बस प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर है। तो ये आपने याद रखना है। डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा इस तरफ जो होती है वो आपकी ईस्ट होती है, पूर्व दिशा होती है, पिछले की तरफ वेस्ट होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होती है, और नीचे की तरफ साउथ होती है। ये मान लो ये जो है वो आपका प्रारंभ स्थान है
एक बस जो है 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है, मान लो बस यहाँ तक 5 किलोमीटर चली, ठीक है। उसके बाद वे 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है, तो यहाँ तक वो 5 किलोमीटर चली, उसके बाद वो पश्चिम की तरफ यानी कि पीछे की तरफ, तो फिर वो 5 किलोमीटर पीछे जाती है। तो बस प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर है, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ही वो पश्चिम वापस आई, तो कितने स्थान पर होगी, वो 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये आपने ये पैटर्न याद रखना है, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार, इस बार भी पूछा जाएगा। ईस्ट आ गया, ये आपका वेस्ट आ गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, और ये जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये आपने याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग सीरीज विच नंबर विल कम इन द ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर आएगा, 4.2 है, 3.8 है, 3.4 है, 3.0 है। तो अब ब्लैक में कौन सा नंबर आएगा, तो पता है 4.2, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.4 है। इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है, 0.4 है। 3.8 को जब माइनस करूँगा 3.4 से, 0.4 आ गया। इसमें भी कितना होगा, 3.4 और 3.0 में, इसमें भी आपका कितना डिफरेंस आ गया, इसमें भी आपका 0.4 आ गया। तो 3.0 में से आप माइनस करेंगे 0.4 को, 10 में से 4 गया, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 2.6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सिलेक्ट द राइट आंसर फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस में कौन सा सही उत्तर आपने चुनना है। जैसे इस पे दिया है, इस वाले ऑप्शन, इस वाले बॉक्स में कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है, जैसे यहाँ पे दिया है 30, 25 और 25, ठीक है। इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, जब इन तीनों को ऐड करेंगे ये आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को प्लस कर दिया, उसके बाद इन तीनों को जो प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इस वे से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को, आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन को जो है वो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये दिया है बॉक्स, 30, 25, 25 दिया है, 30, 25, 35 दिया है, 20, 30 और डैश दिया है। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है, इनको हम क्या करेंगे, इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 30 + 20 कितना हो गया आपका, ये 80 हो गया जब हमने प्लस किया। उसके बाद इसको जब ऐड करेंगे 25 + 25 + 30, ये भी कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। लास्ट वाले में 25 + 35, 25 + 35 जो होता है वो कितना होता है आपका, वो आपका 60 होता है। अब 60 में क्या ऐड करूँगा कि मेरे पास 80 आ जाए, तो मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं 20 ऐड कर दूँगा, और वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैंने क्या किया, इन कॉलम्स को मैंने ऐड किया। जैसे 30 + 30 + 20 हो गया, 80 हो गया। 25 25 25 + 30 हो गया, 80 हो गया। 25 + 30 60 आ गया। 60 में क्या ऐड करूँगा कि मेरे पास 80 आ जाए, तो मैंने 20 को ऐड कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। जिस प्रकार वृक्ष जो है वो जड़ से संबंधित है, उसी प्रकार धुआं किससे संबंधित है। द वे ट्री इज रिलेटेड टू रूट, फ्लेम्स इज रिलेटेड टू विच। तो जिस प्रकार वृक्ष जो है वो जड़ से संबंधित है, तो धुआं जो है वो किससे संबंधित होगा, धुआं आपका आग से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपको पता है, आग से ही धुआं निकलता है और जड़ से ही वृक्ष तैयार होता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फाइंड द ऑड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो चीता, शेर, तेंदुआ और भेड़िया, इन चारों में कौन सा है जो ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो भेड़िया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भेड़िया जो है इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड इफ हाउस इज कोडेड एज INVRF, वट विल बी कोड ऑफ क्राउड। क्राउड को कैसे लिखेंगे, यदि कोडिंग की किसी निश्चित निर्धारित व्यवस्था में हाउस का जो कोड है वो INVRF है, क्राउड का कोड क्या होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, वर्ड को कैसे, अल्फ़ाबेट को कैसे अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेट का आपको पहले क्रम, उसका सीरियल याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है किस नंबर पे आता है। तो हाउस के बाद H के बाद आपको पता है, H के बाद I आता है,
ओ के बाद ओ से पहले क्या आता है, एन आता है। यू से बाद क्या आता है, वी आता है। एस से पहले क्या आता है, आर आता है। ई के बाद एफ आता है। ठीक है, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट के बाद आपने नेक्स्ट लेना है और दूसरे अल्फ़ाबेट में उससे पिछला अल्फ़ाबेट लेना है। तो क्राउड में होगा, क्राउड में क्या होगा, सी में आपने पहले नेक्स्ट लेना है, डी आ गया। आर से पहले क्या आता है, पी आता है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, ओ के बाद पी आता है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू से पहले लेना है, वी आएगा। ठीक है, और डी के बाद ई आएगा। तो पैटर्न जो बन गया वो आपका बन गया डी क्यू पी वी ई। किस ऑप्शन में है, डी क्यू पी वी ई जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या था, एक अल्फ़ाबेट के बाद आपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेना था, नेक्स्ट वाले सेकंड वाले अल्फ़ाबेट में उससे पिछला लेना था, थर्ड वाले में फिर उससे नेक्स्ट लेना था, चौथे वाले में फिर उससे पिछला लेना था, पाँचवें वाले में उससे नेक्स्ट लेना था। तो क्राउड में भी हमने वैसे ही किया, पहले सी से अगला अल्फ़ाबेट डी ले लिया, आर से पहले क्यू आ गया, ओ के बाद पी आ गया, डब्ल्यू के बाद वी आ गया और डी के बाद ई आ गया। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके वर्ड अरेंजमेंट, शब्द व्यवस्थीकरण के बारे में, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 80+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एच पी जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और सभी जी के सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।